रिसेंटली मैंने साइबर सिक्योरिटी में अपना मास्टर्स कंप्लीट करा। मास्टर्स करने के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे पास था वो था साइबर सिक्योरिटी का एक प्रोजेक्ट रेडी करना। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि अभी तक नहीं किसी ने बनाया हो और उसमें आपने अपना स्पेशल इनपुट डाला हो। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। अब इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करे 3 सॉल्यूशन का, जिसका इस्तेमाल करके मैंने कस्टमाइज सॉल्यूशन बनाया किसी भी एक नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो 3 सॉल्यूशन थे स्नॉट, ओपनवेस और स्प्लंक। कैसे मैंने इन तीनों सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके इनको कस्टमाइज़ करके एक ऐसा यूनिक सॉल्यूशन बनाया जो कि किसी भी एक नेटवर्क को किसी भी एक अनोमली से, किसी भी तरह के अटैक से उसको बचा सकता है। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ और साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी का एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, चाहे वो मास्टर्स का प्रोजेक्ट हो या फिर कोई और प्रोजेक्ट अगर आपको रेडी करना हो, तो किस तरीके से आप वो मास्टर्स का प्रोजेक्ट बना के कैसे आप उसकी एक रिपोर्ट बनाते हो, क्या होता है पूरी रिपोर्ट में, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट हमको बनाना था, उस प्रोजेक्ट को जब सबमिट करने से पहले हमारे पास एक प्रेजेंटेशन हमको प्रेजेंट करनी थी अपने सुपरवाइजर्स को। आपके सामने जो अभी स्क्रीन चल रही है, ये मेरे प्रेजेंटेशन का वीडियो है और इसके अंदर मैंने समझा रखा है कि मेरे एग्जैक्टली जो मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया है वो किस पे बनाया है, मेरा एजेंडा क्या था और मैंने इस प्रोजेक्ट में अपनी तरफ से क्या इनपुट दिए हैं और कैसा वो प्रोजेक्ट दिख रहा है, यानी कि रियल टाइम पे जब हम उसको यूज़ करेंगे वो क्या प्रोजेक्ट मेरा सामने आ रहा है। अब हम इसके बारे में समझते हैं। तो बेसिकली ये पूरा एजेंडा था जहाँ पे मैंने स्टार्ट करा था इंट्रोडक्शन से अपने प्रेजेंटेशन में। देन मैंने बताया उसके बैकग्राउंड के बारे में, देन सिस्टम आर्किटेक्चर एंड देन जो मेरे रिमेनिंग टेक्नोलॉजीज जिसका मैंने इस्तेमाल करा। आगे बढ़ने से मैंने आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए या फिर आपको मेरा रिपोर्ट चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। आप वहाँ पे मुझे इसके लिए क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं वहाँ पे आपको बता दूँगा किस तरीके से मैं आपको रिपोर्ट सेंड कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो प्रोजेक्ट था उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था। तो नाउ डेज़ अगर आप स्नॉट का इस्तेमाल करते हो, स्नॉट एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं एनोमलीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। स्नॉट एक इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है जो कि किसी भी तरह के अटैक को डिटेक्ट करता है। सेकंड जो सॉल्यूशन मैंने इस्तेमाल करा था वो था ओपनवेस, जो कि एक ओपन सोर्स वल्नरेबिलिटी स्कैनर है जस्ट लाइक नेसेस। जिस तरीके से हम नेसेस का इस्तेमाल करते हैं वल्नरेबिलिटीज़ को स्कैन करने के लिए, उसी तरीके से हम ओपनवेस का भी इस्तेमाल करते हैं वल्नरेबिलिटीज़ को स्कैन और मैनेजमेंट करने के लिए। तीसरा सॉल्यूशन जिसका मैं इस्तेमाल करा था वो था स्प्लंक। स्प्लंक जो है एक सिम सॉल्यूशन है जो कि हम सॉक इन्वायरमेंट में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में हम इस्तेमाल करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था कि जब कभी भी आप स्नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे आपको मल्टीपल टाइम्स रूल्स को लिखना पड़ता था। अगर आपके पास कोई भी एक नई वल्नरेबिलिटी आई थी तो उसके लिए आपको रूल्स को लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ आ रही हैं, आप एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम कर रहे हैं, तो हर बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर बार आप एक नया रूल लिखें। तो उसके लिए मार्केट में अवेलेबल है कि आप स्नॉट के पेड रूल्स को डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन वो सब पेड होते हैं, आपको उसके लिए पे करना होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने ओपनवेस का इस्तेमाल करते हुए जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ ओपनवेस डिटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल आपका एक सिस्टम है और आपके सिस्टम में 2 नई वल्नरेबिलिटीज़ आई हैं। अब उन 2 नई वल्नरेबिलिटीज़ का आपको नया रूल लिखना पड़ेगा। लेकिन मैंने एक ऐसा कस्टमाइज सॉल्यूशन बनाया कि जो कुछ भी ओपनवेस ने वल्नरेबिलिटीज़ को डिटेक्ट करा आपके सिस्टम में, ओपनवेस की जो एक रिपोर्ट बनी जिसके अंदर सारी वल्नरेबिलिटीज़, तो मैंने यहाँ पे एक ऐसा टूल बनाया पाइथन में, जो भी ओपनवेस रिपोर्ट जनरेट कर रहा है उस रिपोर्ट से ऑटोमेटिकली स्नॉट का एक रूल जनरेट हो जाता है। एंड देन जो स्नॉट का रूल जनरेट होता है हम उसका इस्तेमाल करते हैं स्नॉट को अपने सिस्टम में रन करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ ये पूरा जो एक सॉल्यूशन है ये वर्क कैसे करता है। तो ये है मेरा सिस्टम आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे एक सिस्टम है हैकर का और एक सिस्टम है आपके कंपनी का या फिर आपके घर पे जो एक सिस्टम रन हो रहा है। अब नॉर्मली कोई भी अगर हैकर आपके सिस्टम पर अटैक करेगा तो आपके सिस्टम को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हम स्नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कोई हैकर आपके सिस्टम पर अटैक कर रहा है तो स्नॉट वो जो अनोमलीज़ हैं, वो जो इंट्रूजन्स हैं, उसको डिटेक्ट करके आपको नोटिफाई करता है कि ये सिस्टम पे इस तरह का अटैक हो रहा है। लेकिन स्नॉट तभी काम कर सकता है कि अगर आपने वहाँ पे प्रॉपर स्नॉट रूल्स लगा रखे हों। स्नॉट के बारे में अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए, वीडियो चाहिए, तो कमेंट करके बताना, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में वीडियो भी ला के ज़रूर दे सकता हूँ। सेकंड हम बात करते हैं, जब जैसे ही हम ओपनवेस को रन करते हैं तो वो हमारे सिस्टम में जितनी भी ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं उसको डिटेक्ट करके एक वल्नरेबिलिटी की रिपोर्ट जनरेट करता है। तो यहाँ बेसिकली पूरा प्रोजेक्ट क्या है,
ओपनवेस जो एक वल्नरेबिलिटी स्कैनर है वो मेरे सिस्टम पे रन होगा और मेरे सिस्टम में जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ होंगी उसकी एक रिपोर्ट जनरेट करेगा। जैसे एक रिपोर्ट जनरेट होगी तो एक पाइथन का एक मैंने स्क्रिप्ट बनाई थी, वो पाइथन की स्क्रिप्ट इस जनरेटेड रिपोर्ट से स्नॉट के रूल्स जनरेट करेगी ऑटोमेटिकली। वंस द रूल्स आर जनरेटेड, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपना स्नॉट को रन करोगे। स्नॉट को रन करने के बाद जैसे ही अगर आपके सिस्टम पे किसी भी तरह का अटैक होता है, वो जितने भी लॉग्स बन रहे होते हैं वो सारे लॉग्स जो होते हैं वो स्प्लंक पे ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाते हैं। स्प्लंक पे लॉग्स को फॉरवर्ड करने के लिए मैंने इस्तेमाल करा स्प्लंक फॉरवर्डर्स का। तो स्प्लंक फॉरवर्डर्स क्या होते हैं, बेसिकली जो भी आपके सिस्टम पे लॉग जनरेट होते हैं इन रियल टाइम पे, वो इन रियल टाइम पे स्प्लंक पे सेंड करने का काम करता है। स्प्लंक एक सिम सॉल्यूशन है। बेसिकली स्प्लंक पे आप जितनी भी तरह के लॉग्स आपके सिस्टम पे जनरेट हो रहे हैं उनको आप एक ग्राफिकल व्यू में देख सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे आपको तरीके मिल जाते हैं अपने लॉग्स को देखने के लिए, कस्टमाइज़ करने के लिए, लॉग्स को सेटल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। तो बेसिकली एक सिम सॉल्यूशन है। सिम सॉल्यूशन के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको जाके देख सकते हो। मैंने यहाँ पर डिटेल में बताया कि सिम क्या है और सिम सॉल्यूशंस कितने तरीके होते हैं और स्प्लंक क्या है। मैंने बेसिक्स बताया स्प्लंक के बारे में। डिटेल में जानना है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो ये पूरा मेरा सिस्टम आर्किटेक्चर था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इन रियल टाइम, यानी कि इन प्रैक्टिकल अगर हम इसको समझें तो किस तरीके से जो मेरा प्रोजेक्ट है, तो किस तरीके से जो मेरा सॉल्यूशन है वो काम करता है। तो ये है मेरा काले लिनक्स मशीन जिसके ऊपर मैंने सभी तरह के सॉल्यूशन का सेटअप करा था। अब यहाँ पे मैं 2 मशीन्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहला है काले लिनक्स और दूसरा है मेटास्प्लॉइटेबल। तीसरे मशीन का जिसका मैंने इस्तेमाल करा वो था एक्एमआई का, जहाँ पे मैंने स्प्लंक को होस्ट करा था। लेकिन एक्एमआई जो है वो क्लाउड प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे मैंने क्लाउड प्लेटफॉर्म पे स्प्लंक होस्ट करा। देन फिर मेरे पास मेटास्प्लॉइटेबल था और थर्ड मेरे पास था काले लिनक्स। अब मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से मैंने यहाँ पे कस्टमाइज सॉल्यूशन रेडी करा था फ्रॉम स्क्रैच। अब सबसे पहले ये जो आपको एक्एमआई का एक ऑनलाइन क्लाउड का ये बेसिकली प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैंने स्प्लंक को होस्ट करा था। अब क्योंकि मैं यहाँ पे ऑफलाइन भी होस्ट कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इसको एक स्टेप आगे लेके जाके इसको मैं ऑनलाइन सेटअप करता हूँ तो थोड़ा सा मेरा जो प्रोजेक्ट का वेट है वो भी इससे बढ़ सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऑनलाइन सेटअप करा एक्एमआई के क्लाउड पे। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो स्प्लंक था मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। जिन लोगों को नहीं पता स्प्लंक के बारे में, तो बेसिकली कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे दिखता है। जितनी भी आपको यहाँ पे पाइथन की स्क्रिप्ट नज़र आ रही है ये मैंने रेडी करी थी पाइथन में इस पूरे सॉल्यूशन को रेडी करने के लिए। सेकंड मैंने कमांड रन करी थी जीवीएम चेक सेटअप। जीवीएम चेक सेटअप जो कमांड है ये हमारे जो मेरा ओपनवेस का जो मेरा वल्नरेबिलिटी स्कैनर है ये उसके सेटअप को चेक करने के लिए और उसको इनिशियल स्टार्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ अपने ग्रीन बोन के वल्नरेबिलिटी स्कैनर को। देन मैं यहाँ पे मेरा ग्रीन बोन वल्नरेबिलिटी स्कैनर है वो ओपन हो चुका है। तो ये डैशबोर्ड है ओपनवेस के वल्नरेबिलिटी स्कैनर का। अब यहाँ से मैं अपने सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज़ को स्कैन करूँगा। उसके बाद मैं बताऊँगा किस तरीके से जो इसकी वल्नरेबिलिटीज़ जनरेट हो रही हैं मैं उससे स्नॉट रूल्स को जनरेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल जो मेरी मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है जिसको मैं स्कैन करने वाला हूँ, जिसकी वल्नरेबिलिटीज़ को मैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा हूँ और उसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैं यहाँ पे डाल के सेव करके इसको स्कैन करना स्टार्ट करूँगा। अब क्योंकि ये स्कैन करने में थोड़ा टाइम लगाता है तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्कैन करके रखा हुआ था जो मैंने अपने प्रोफेसर्स को शो करा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा पहले के जो स्कैन रिजल्ट्स थे मैंने ऑलरेडी सेव करके रखे हुए थे। तो यहाँ पे रिजल्ट जो यहाँ पे सेव हो चुके हैं और उसके बाद यहाँ पे 2 तरह की वल्नरेबिलिटीज़ निकल के आई हैं, वो है अनोनिमस एफटीपी लॉगिन और एफटीपी इनक्रिप्टेड क्लियर टेक्स्ट लॉगिन। फॉर अ लिटिल चेंज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने अपने काले लिनक्स मशीन को स्कैन करा है जिसकी ये 2 वल्नरेबिलिटीज़ थी। अब ये जो 2 वल्नरेबिलिटी थी ये मैंने इंटेंशनली खुद से वहाँ पे डाली थी इस पूरे प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन पार्ट के लिए। अब यहाँ पे जो मेरी वल्नरेबिलिटी है उसकी एक रिपोर्ट जनरेट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जिसकी मदद से मैं स्नॉट के रूल्स को जनरेट करूँगा। तो यहाँ पे मेरी रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है। अब रिपोर्ट में अब आपको शो करता हूँ कि मेरी रिपोर्ट जो है वो कहाँ पे है और किस तरीके से मैं अब उसको रिपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए स्नॉट के रूल्स को जनरेट करूँगा।
तो यहाँ पे जो काली रिपोर्ट डॉट CSV थी, CSV फाइल में जो है ये जनरेट हो चुकी है। मैं कैट कमांड का इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूँ इस तरह से जो रिपोर्ट है जनरेट हुई है। लेकिन अभी आप देखोगे जो रिपोर्ट जनरेट हुई है ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, यानी कि अगर आप इसको इस वक्त जनरेट करने का ट्राई करोगे तो ये स्नॉट के रूल्स में जनरेट नहीं हो सकती, क्योंकि इसका फॉर्मेट सही नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं एक पाइथन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने एक cv2cv.py एक मैंने पाइथन स्क्रिप्ट रेडी करी है। एक पाइथन स्क्रिप्ट का नाम मेरा snot4.py है और एक स्नॉट ऑटोमेशन। तो यहाँ पे जो मैंने स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करा था कि किस तरीके से जो मेरा डाउनलोडेड CSV स्क्रिप्ट है उस CSV स्क्रिप्ट से एक स्नॉट के रीडेबल फॉर्मेट में जो स्क्रिप्ट बन रही है वो किस तरीके से बन सकती है, तो उसके लिए मैंने इस कोड का इस्तेमाल करा था। स्क्रिप्ट का काम बहुत सिंपल था। जैसे आप इसको रन करते हो ये आपसे पूछता है कि आपने कौन सी CSV फाइल को यहाँ पे डालना है। तो जो भी आपका जनरेटेड CSV फाइल था, यानी कि जो आपकी रिपोर्ट थी जनरेटेड वल्नरेबिलिटी की, उस रिपोर्ट का नाम आपको यहाँ पे डालना है। देन ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, या आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके देगा स्नॉट की रीडेबल फॉर्मेट में। अब यहाँ पे रन करने वाला हूँ cv2.cv.py के स्क्रिप्ट्स को। अब यहाँ पे मैंने सूडो पाइथन का इस्तेमाल करते हुए इसके स्क्रिप्ट को रन किया। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन कर रहा है कि आपका CSV फाइल का नाम क्या है। तो हमने जो अभी रिपोर्ट जनरेट करी थी उसका नाम था काली रिपोर्ट डॉट CSV। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो रिपोर्ट है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ चुकी है, जिसका अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्नॉट के रूल्स को जनरेट करने के लिए। तो ये है मेरी सेकंड स्क्रिप्ट जिसका मैं इस्तेमाल करता हूँ स्नॉट के रूल्स को जनरेट करने के लिए। इस स्क्रिप्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मैंने वो सारे पैरामीटर्स डाल रखे हैं जिनका मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ एक रूल को जनरेट करने के लिए। अब मैं इस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से अब आप स्नॉट के रूल्स को जनरेट कर सकते हो ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे आपको snot4.py का स्क्रिप्ट नज़र आ रहा है। अब मैं इसको रन करता हूँ, दिखाता हूँ किस तरीके से ऑटोमेटिकली सिर्फ एक रिपोर्ट का नाम डालते साथ ही आपके जो स्नॉट के रूल्स है वो जनरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो स्नॉट रूल्स 1.रूल्स था, या मैंने ऑटोमेटिकली पहले से ही रूल्स जनरेट करके रखे हुए थे। तो इस तरह के जो रूल्स हैं अब आप देखोगे वो जनरेट होंगे जब कभी भी आप इस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करोगे। अब सोचिए कि इतने सारे रूल्स अगर आपको मैनुअली लिखने पड़ते तो कितने ज़्यादा हैक्टिक टास्क होता। तो ये एक दूसरा ऑटोमेशन था जहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके इन रूल्स को ऑटोमेट कर दिया। अब हमको क्या करना है, ये जो हमारे पास रूल्स हैं इन रूल्स को आपने जो स्नॉट की डायरेक्टरी है उसके अंदर ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैंने जो स्नॉट के रूल्स थे वो इस डायरेक्टरी में ऐड कर दिए। अब जब कभी भी आप स्नॉट को रन करोगे ऑटोमेटिकली वो इसी रूल के संग रन करेगा। अब जब आपके सिस्टम में स्नॉट के रूल्स हैं, आपके जो सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज़ थी उसकी जो रिपोर्ट जनरेट हुई थी उससे हमने रूल्स बनाए, उस रूल्स को आपने स्नॉट की डायरेक्टरी में रन करा। अब जब कभी भी आपके सिस्टम पे कोई अटैक कर रहा है और उस तरह की वल्नरेबिलिटी के बेसिस पे वो अटैक हो रहा है तो आपको एक अलर्ट जनरेट होगा। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से उस जनरेटेड अलर्ट से आप स्प्लंक का इस्तेमाल करते हुए देख सकते हो कि आपके सिस्टम पे किसने कब अटैक किया, कहाँ से अटैक किया, कितने टाइम पे अटैक किया और कितनी फ्रिक्वेंसी पे वो अटैक हो रहा था। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने स्नॉट को स्टार्ट करा। स्नॉट को स्टार्ट करने के बाद अब मैं अपने सिस्टम पे एक बेसिक सा डॉस अटैक परफॉर्म करूँगा और ये मेरा स्प्लंक है। तो यहाँ बेसिकली पूरा स्प्लंक का इंटरफेस है जहाँ पर मैंने स्नॉट का जो प्लगइन था वो यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा था। अब फिलहाल आप यहाँ पे देखोगे तो पूरा आपको सोल्यूशन मिल जाएगा कि यहाँ पे मेरे सिस्टम पे अभी तक इतने ज़्यादा इवेंट हो चुके हैं। अब क्योंकि मैंने पहले भी इसमें टेस्टिंग करी थी इसलिए अभी आपको यहाँ पे 47,000 समथिंग इवेंट नज़र आ रहे हैं। इवेंट का मतलब होता है इतने टाइम मेरे सिस्टम पे जो अटैक हुआ था। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे सिस्टम पे किसने अटैक किया, कहाँ से अटैक किया, कितनी फ्रिक्वेंसी पे अटैक किया, उस सभी तरह की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे FTP का एक लॉगिन करूँगा अपने काले लिनक्स मशीन पे, क्योंकि आपको याद होगा जब मैंने स्कैन करा था अपने काले लिनक्स को तो वहाँ पे FTP एनोनिमस FTP लॉगिन का एक वल्नरेबिलिटी था वो डिटेक्ट हुआ था। अब मैं यहाँ पे उस अपने काले लिनक्स मशीन पे FTP पे लॉगिन करता हूँ और अब यहाँ पे आप देखोगे इवेंट का नंबर था वो इंक्रीज़ हो गया है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ अपने काले लिनक्स मशीन को। अब यानी कि अब जब सिस्टम पे आपका कोई पिंग कर रहा है तो अभी भी अगर आप जाके चेक करोगे तो जो नंबर था वो वापस से इंक्रीज़ हो जाएगा।
569 था वो 571 हो चुका है, यानी कि 3 बार मेरे सिस्टम पे किसी ने पिंग किया था। अब यहाँ पे उस इवेंट का नेम, यानी कि किस तरह का अटैक वहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, लास्ट 100 इवेंट्स कौन से थे, टॉप सोर्स कंट्री यानी कि कौन कौन सी जगह जहाँ से वो अटैक हुआ था, उन सभी तरह की इन्फॉर्मेशन मैं स्प्लंक पे देख सकता हूँ। इसीलिए मैंने स्प्लंक का यहाँ पे इस्तेमाल करा था। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मैंने एक वल्नरेबिलिटीज़ की रिपोर्ट जनरेट करी, देन मैंने उस जनरेटेड रिपोर्ट से एक फॉर्मेटेबल फॉर्मेट में एक रिपोर्ट वापस से जनरेट करके अब कैसे मैंने उससे स्नॉट के रूल्स बनाए, एंड देन जब मेरे सिस्टम पे कोई अटैक हो रहा है कैसे फिर मैं स्प्लंक फॉरवर्डर्स का इस्तेमाल करते हुए मैंने स्प्लंक पे सभी तरह की इन्फॉर्मेशन देख ली, और देन वहाँ पे अब मैं उसके खिलाफ जो भी मुझे एक्शंस लेने हैं वो मैं एक्शंस ले सकता हूँ। तो ये बेसिकली मेरा पूरा प्रोजेक्ट था जहाँ पे मैंने अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करके इनको ऐड करके एक कस्टमाइज सॉल्यूशन रेडी करा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे एक auto1.sh करके स्क्रिप्ट है। ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो कि इन तीनों स्क्रिप्ट का काम एक ही बार में करती है, यानी कि आपको बार बार अलग अलग स्क्रिप्ट रन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पहले आप cv2.cv रन कर रहे थे, देन फिर आप अलग स्क्रिप्ट रन कर रहे थे, तो सिर्फ आपको auto1.sh रन करना है, ऑटोमेटिकली तीनों ही स्क्रिप्ट का काम एक क्लिक में कर देगा। अभी फ़िलहाल जो आप देख रहे हो snot.automation.py, ये क्या है, ये मैंने एक दूसरा टूल बनाया जो कि स्नॉट के रूल्स को ऑटोमेट कर देता है। यानी कि अगर आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं है, आपको मैनुअली रूल लिखने हैं और आपको नहीं पता कि रूल्स लिखते कैसे, आप नए हो, ये टूल आपकी हेल्प करेगा स्नॉट के रूल्स लिखने के लिए। जैसे आप स्नॉट ऑटोमेशन टूल को रन करोगे, ये आपसे पूछेगा कि आपको किस तरह की वर्नेबिलिटी के लिए रूल बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए 4 वर्नेबिलिटी ली थी, डॉस, एसक्यूएल, एफटीपी, टेलनेट। उसके बाद सिर्फ जो ऑप्शन है आपको उनके आंसर यहाँ पे देने हैं, जैसे कि कौन से प्रोटोकॉल, कौन सा सोर्स आईपी, ये सब देने के बाद आप यहाँ पे देखोगे आपके पास एक ऑटोमेटिक स्नॉट का रूल जनरेट हो चुका है। यहाँ पे आपने किसी भी तरह का रूल खुद से नहीं बनाया, आपने सिर्फ वहाँ पे दिया कि आपको किसके लिए रूल बनाना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको जो स्नॉट का रूल था वो जनरेट होके आ गया है। तो ये बेसिकली मेरे सारे स्क्रिप्ट्स थे और ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर मैंने अपना डिसर्टेशन बनाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये मेरे डिसर्टेशन की रिपोर्ट थी, एन आइडियाज़ विद वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन, ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम था, मैंने दिया था। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 13,000 वर्ड्स की मैंने एक रिपोर्ट रेडी करी थी। उसके बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट दिया, देन प्रीफेस, एक्नॉलेजमेंट, देन ये मेरा टेबल ऑफ कंटेंट थे जहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करा, देन मैंने टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशंस, लिटरेचर रिव्यू, एनालिसिस ऑफ द सिस्टम, प्रपोज सॉल्यूशन, रिसर्च मैथोडोलॉजी, इस तरीके से मैंने पूरी रिपोर्ट जो है वो रेडी करी थी। अगर आपको ये रिपोर्ट चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, तो उसके बाद मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से मैंने आपको ये रिपोर्ट सेंड करनी है, सारी चीज़ें। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से मैंने पूरा रिपोर्ट दिया था। देन फिर मैंने यहाँ पे फिगर्स भी डाली थी जहाँ पे मैंने लैब इन्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करा था फिगर्स को। देन किस तरीके से पूरा मैंने जो ये सॉल्यूशन है वो रेडी करा, किस तरीके से मैंने ये पूरा जो रिपोर्ट जनरेट हो रही है कैसे जनरेट हो रही है, किस तरीके से कौन सी टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, सभी तरह की इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे अपने रिपोर्ट में इंक्लूड करी थी। जब कभी भी आप डिसर्टेशन बनाते हो या फिर जब कभी आप थीसिस रेडी कर रहे हो, कोई भी आप थीसिस बना रहे हो तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। रिपोर्ट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके बिहाफ पे ही आपको मार्क्स मिलते हैं। तो फॉर्चुनेटली जब मैंने डिसर्टेशन सबमिट करी, जब रिज़ल्ट आया तो मुझे डिस्टिंक्शन ऑफ़र हुई थी। यानी कि डिस्टिंक्शन बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता है उनको बताना चाहता हूँ। जैसे कि इंडिया में फर्स्ट पोजीशंस होती हैं, आपके फर्स्ट पोजीशन आती है, फिर आपकी मेरिट आती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन को हम डिस्टिंक्शन बोलते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे मेरी डिस्टिंक्शन आई थी इसमें। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे रेफरेंसेस यहाँ पे दिए थे। रेफरेंसेस देने के बाद फिर यहाँ पे अपेंडिक्स था, यानी कि जो मैं रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं कर पाया तो मैंने यहाँ पे अपेंडिक्स में दिया था। तो ये थी मेरी पूरी रिपोर्ट एंड मेरा पूरा प्रोजेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रोजेक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह के अगर आपको हेल्प चाहिए, अब हेल्प इन द सेंस मैं आपके प्रोजेक्ट बनाने में तो हेल्प नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन है आपके तो वो उसके मैं ज़रूर आपको आंसर दे सकता हूँ। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, मेरे लिंक्डइन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ पर आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे मुझे आप अपने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके से देखते रहिए साइबर सिक्योरिटी को। न्यू वीडियोज़ के लिए एक नई वीडियो बहुत ही अच्छे टॉपिक पर आने वाली है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।